हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो फाइबर ग्लास होता है उसके रीइंफोर्स करके एक पॉलीमर के थ्रू एक जो बार्स होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं यूजुअली जो सरिये देखते हैं लोहे के। तो उस टाइप के वो जो फाइबर ग्लास का यूज़ करते हुए पॉलीमर के साथ में कंबाइन करके एक सरिये बनाती है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर में काम आते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे फाइबर ग्लास से बने हुए जो सरिये होते हैं काफ़ी हल्के भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। जो वेट टूटने से पहले जो जैसे सरिया होता है वो बैंड जल्दी हो जाता है, जब वेट गिरता है ये टूटते हैं। तो ये टूटने टूटते वक्त जो है स्ट्रेंथ जो इनकी है वो थोड़ी ज़्यादा है। बाकी सरिये जो हैं वो मुड़ जाते हैं, ये कटक जाते हैं। तो थोड़ा सा इनका भी ड्रॉबैक्स हैं, बट इनके जो है फायदे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर में। तो यही फाइबर ग्लास के जो सरिये हैं और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जिसका आईपीओ खुलने वाला 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में, और 125 रुपए का इन्होंने अपर बैंड सेट किया और लगभग 41 करोड़ रुपए उठाना चाह रहे हैं, जिसमें से 36 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं और 3 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो भी थोड़ा बहुत स्टेक सेल कर रहे हैं यहाँ पर। आफ्टर दी आईपीओ कंपनी के अंदर में 67% मालिकाना हक कंपनी के प्रमोटर्स का रह जाने वाला है। कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, एंड उससे पहले देख लेते हैं कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है यहाँ पर 128 129 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। एक चीज़ और ध्यान दे लेते हैं कि कंपनी का जो लीड मैनेजर है जो इस कंपनी का आईपीओ लेके आने में हेल्प कर रहे हैं, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, इनकी जो पास्ट में परफॉर्मेंसेज रही हैं अभी इसी साल जो आईपीओ आए हैं उनकी, तो ऑन एन एवरेज रही है, मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और उसके बाद में भी जो आईपीओज लेके आए हैं कंपनियों की उनकी परफॉर्मेंसेज ना तो ज़्यादा नेगेटिव गई है ना ज़्यादा पॉजिटिव। दैट मीन्स कि एट पार ये जो है जो ऑलरेडी मार्केट में जो कंपनियां चलती हैं उनके एट पार वैल्यू लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके जो लीड मैनेजर्स हैं वैल्यू लगाने के अंदर में एक्सपर्ट हो गए हैं आईपीओ एसएमई आईपीओ ला लगे। तो वैल्यू मार्केट को मतलब एक लिस्ट कराने के हिसाब से जो क्रीम है वो जो इन्वेस्टर्स के लिए वो नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर। मतलब देख लेते हैं थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में रीड करते हुए कि कंपनी जो पैसे उठा रही है क्या करने वाली है, थोड़ी सी और चीज़ों को देख के हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका मेनली जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले दरमियान की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट लगाने वाली है और नया ऑफिस स्पेस भी बनाने वाली है और वर्किंग कैपिटल में भी काम मिला है। इसकी रोजमर्रा का जो काम है माल को खरीदना बेचना, लेबर की सैलरी पे करना एंड थोड़ा मोटा लोन के पेमेंट कर देना, जो कि शॉर्ट टर्म लेन लेती है वर्किंग कैपिटल लोन उसका पेमेंट कर देना, तो उसमें कंपनी पैसा खर्च करने वाले मेनली 16 करोड़ रुपए। बाकी ये जो ऊपर वाले हैं उनको आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना लोन का पेमेंट भी कर रही है लगभग 1.25 करोड़ रुपए से। नाइस। नेक्स्ट अब कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है मनीष बाजोरिया जी, जो कंपनी को आज के दिन डायरेक्शन दे रहे हैं। कंपनी की जो शुरुआत है 2008 के अंदर में हो गई थी और इनिशियल सब्सक्राइबर मतलब इन्हीं कंपनी जो मनीष बाजोरिया हैं इन्होंने ही कंपनी की स्टार्टिंग की थी शुरुआती तौर के ऊपर। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी, बट बाद में इन्होंने जो ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा था प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से MSI ARC इंसुलेशन एंड इंसुलेटर्स, उस बिजनेस को इन्होंने एक्वायर कर दिया। मीन्स कि ये बिजनेस जो है पहले से चलता हुआ है, बट 2008 में इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के उस पहले से चलते हुए बिजनेस को एक्वायर कर दिया और फिर काम शुरू कर दिया उसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। 10 करोड़ का इनको जो टर्नओवर है वो अभी 2020 के अंदर में आके पहुंचा, फिर बाकी अभी रिसेंटली आईपीओ से पैसा उठा रही है। मनीष बाजोरिया बारे में आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनकी दूसरी कंपनी के अंदर में भी मालिक और डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, स्वभूमि डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। बाकी पूरा ध्यान इनका इसी कंपनी के ऊपर में देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा 16 साल का एक्सपीरियंस इसी सेक्टर के अंदर में देखने को मिल रहा है जिसमें भी काम कर रहे हैं। बिकॉज ये कंपनी खुद ही 2008 की खुली हुई, तो 16-17 साल अगर इसी में हो गए तो वही एक्सपीरियंस है जो इस कंपनी के साथ में इस कंपनी या बाजोरिया जी का है। 36 लाख रुपए की सैलरी आज के दिन ये सालाना उठा रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में उठाने वाले हैं इसके हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है, मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज्ड हैं वो जो यूज हो रही है बिजनेस में वो ओन्ड बाय द कंपनी है। मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज, मोस्ट क्या सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही ओन्ड बाय द कंपनी है। बट यहाँ पर जो पास बिल्कुल वैसे एक बड़ा सा लैंड पार्सल है उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए और बहुत सारे टुकड़ों को अलग अलग नाम लेके यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज नजर आए। बट यहाँ पे जो अगर आप लोग यहाँ पे इनका तो पिन कोड देखते हैं तो पिन कोड सबका आपको मेनली जो है सेम सही देखने को मिलता है। काफी सारी प्रॉपर्टीज का अगर यहाँ पे ये देखते हैं तो ये पिन कोड से दैट मीन्स कि 2-3 प्रॉपर्टीज ही हैं जिनको इन्होंने अलग अलग जो है टुकड़ों में बांट के यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। राइट, बाकी आप पिन कोड से पता करेंगे और बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि यस टुकड़ों में दिखाया हुआ है।
but still company own all the properties that are into the used in the business, and also vacant land भी इन्होंने काफी ज्यादा खरीद रखा है। दैट मीन्स कि जो मालिक लोग हैं वो बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं ओनिंग द लैंड। दैट्स गुड इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर आज के दिन 54 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। एट्रिशन रेट जो है 7% के आसपास में देखने को मिल रहा है। मेनली अगर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ठीक ठाक यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर देख रहे ये सैलरीज एंड बोनस एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो एम्प्लॉइज 54 के आसपास काम कर रहे हैं और 35 जो है वो लेबर के अंदर काम कर रहे हैं। सो बेसिकली ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बट स्टिल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 17 प्रॉपर्टीज 21 प्रॉपर्टीज इन्होंने दिखाए हैं। तो हर प्रॉपर्टी का सवा आदमी एक प्रॉपर्टी के हिसाब से बनता है, मतलब कि प्रॉपर्टी को ज़्यादा नहीं दिखा दिया टुकड़ों के हिसाब से, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही है। ओके ठीक है जी, 55 135 से लेबर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के अंदर में कि जो यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंपनी की, वो यहाँ पर 87 75 40 और 85% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर में काम कर रही कंपनी दिख रही है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कंपनी बोल रही है कि हमें और फैक्ट्री को एक्सपेंड करना है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और लगानी है। तो ये आप इनकी कंपनी की जो फैक्ट्री की अंदर की फोटोज वगैरह उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और ज़्यादा मतलब और फैक्ट्री लगाने वाले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 4 करोड़ रुपए की इन्होंने डील फाइनल की है जमीन खरीदने की। बाद में उसके ऊपर में और फैक्ट्री सेटअप करने का खर्चा जो है कुछ पैसा कंपनी से लेने वाले हैं, कुछ पैसा कमा कमा के इकट्ठा करके उस फैक्ट्री का सेटअप ये करने वाले हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आप फैक्ट्री के अंदर की जो लाइव पिक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। राइट, कंपनी के अंदर की रियल पिक्चर्स को देख सकते हैं यहाँ पर। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही कि दीवार क्यों फोड़ रखी है इतनी, वो भी इतनी शेप में क्यों फोड़ रखी है ये। अच्छा मुझे लग रहा है कि इन्होंने पहले फैक्ट्री स्टार्ट की थी, उसको फिर टीन शेड में कन्वर्ट किया, तो इन्होंने दीवारें गिराने की बजाय उन्होंने इसको इंटेक्ट ही छोड़ दिया, डिजाइनिंग बन गई है, फिर कुछ और काम में ले गए। ये थोड़ा समझने के बाहर है मेरे। आपको भी दिख रहा होगा फोटोज के अंदर मेरी दीवारें जो फूटी भी छोड़ रखी हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि पहले की जो फैक्ट्री थी वो छोटी थी, बाद में उसको टीन शेड से बड़ा किया, तो वो जो छोटी वाली फैक्ट्री है उसके ऊपर से पर कच्चे उड़ा दिए और बाकी दीवारें हटा दी। तो देखा जो फालतू बीच में अड़चन दे रही थी बाकी छोड़ दी, कि आफ्टर फ्यूचर में काम आ जाए कुछ और चीज़ के लिए, तो वो छोड़ दी। तो वो मुझे लग रहा है। बाकी दैट्स अब देख लेते हैं ये जो कंपनी जो जो ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा सरिया टाइप काला रंग का, वो आप कंपनी बनाती है। ये जो कैपिंग दिखाई दे रही है कंपनी बनाती है। ये सरियेज, ये जो कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है ये सरिया ही है इसको। राइट, आपने आई थिंक देखे होंगे, आपके आसपास में अगर कंस्ट्रक्शन चलता है तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी आज के दिन बनाती है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने स्टील आयरन के देखे होंगे। राइट, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है हमारे, काफ़ी अगर हम घर में लोहे का काम करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आते हैं, यूज़ होता है। ये तो हमने सब जगह देखे हैं। राइट, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी आज के दिन बनाती है। नेक्स्ट अब इनकी जो सबसे ज़्यादा जो काम में आते हैं प्रोडक्ट, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है, और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। रिपीटेड कस्टमर से इनका जो रिपीटेशन वाले जो कस्टमर्स हैं उनसे ऑर्डर जो हैं इस साल घटे हैं पिछले सालों के मुकाबले। दैट्स नेगेटिव। एंड नए ऑर्डर्स जो है नए लोगों से ऑर्डर्स इनके पास में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इनका जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करने वालों से आ रहा है, जो पहले से चलते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स की रेपुटेशन पे थोड़ा सा दाग लगा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी सीन इट। एंड यहाँ पर देखने मिला कि GFRP जो कि मैंने आपको सरिया बताया था, वो सरिया ही इनका सबसे ज़्यादा आज के दिन बिकता है। उसके अलावा जो कि प्रोफाइल्स हैं वो भी बिक रही हैं। नेक्स्ट अब कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर में थोड़ा सा नजर डालते हैं ताकि हमें ये समझ में आ सके पूरा कंपनी में पैसा कितना लगा। तो यहाँ पे तकरीबन 40 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसके अंदर में से 25 करोड़ तो कंपनी के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, बाकी जो है उधारी का पैसा है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द IPO इज गुड। एंड यहाँ पर ज्यादातर पैसा जो है कंपनी के फैक्ट्री सेटअप में और जमीन में ही लगा हुआ है। दैट्स अगेन गुड। और ज्यादातर पैसा जो बाकी बैलेंस शीट का हिस्सा है वो ट्रेड रिसीवेबल, दैट मीन्स की उधारी इनकी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और पिछले सालों के मुकाबले ये हाईएस्ट उधारी के ऊपर में। दैट मीन्स कि इस साल इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें इन्होंने पुश करने की कोशिश की है अपने रेवेन्यूज को, मतलब कि हो नहीं रहा था, पुश किया है, उधारी में माल बहुत बेचा है।
यहाँ पे 24 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पे 28 करोड़ का रेवेन्यू, और यहाँ पर पुश वाला रेवेन्यू बस अभी 33 करोड़ का, जो कि पुश करने के बावजूद भी जो है लगभग 4 करोड़ का ही रेवेन्यू पुश कर पा रहा है। राइट, तो नेट प्रॉफिट जो है पुश करने के बावजूद जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए से बढ़ गए। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लेटेस्ट डेटा के अंदर में झोल नजर आ रहा है। राइट, तो अब क्यों इन्होंने झोल किया है आई डोंट नो, बट ये सच में झोल है या फिर मुझे तो लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि हमारा माल यूज नहीं हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया है। मतलब हो सकता है इसका एक ही रीजन हो सकता है कि माल जो है, या तो इनको माल जो रॉ मटेरियल वो सस्ते में मिला है, या फिर इनका जो माल बिक रहा है वो महंगे में बिकना चालू हो गया, जबकि इनका माल उतना ही बड़ा, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो उतना ही सस्ते में मिल गया इनको। वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से। एक और दूसरा रीजन इन्होंने अदर एक्सपेंसेस जो है इस बार कम दिखाए हैं, जो कि दूसरे अगर कंपेरेटिवली अगर हम दूसरी कंपनी के साथ में देखते हैं तो उनके जो अदर एक्सपेंसेस वाला जो सेक्शन है वो बढ़ा हुआ नजर आता है, जबकि इनका जो है इस साल अदर एक्सपेंसिव वाला जो सेक्शन है वो घटा हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट्स बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इस साल का जो डेटा है नेट प्रॉफिट्स है उसके हिसाब से पी और पी रेशियो निकालेंगे नहीं, हम लोग पिछले साल के पी और पी रेशियो के हिसाब से, या फिर हम लोग नॉर्मली ऑन एन एवरेज बीच का एक नंबर लेंगे जिसको हम बोल सकते हैं 7 करोड़ रुपया, उससे हम लोग पी और पी रेशियो निकालें ताकि हम लोग थोड़ा सा सेफर साइड में रह सकें। दो तो मेरे को 6 करोड़ ही लेना चाहिए, बिकॉज उनका ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसका इन्होंने पुश किया है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। बट स्टिल 7 करोड़ इज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक ठाक है, हम लोग नॉर्मल ऑन एन एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे उससे। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो इस बार इनका थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि जस्ट पॉजिटिव रहे हैं, बाकी कैश फ्लो ये पॉजिटिव रह रहे हैं, दैट्स नाइस। राइट, दैट इज रियली वेरी नाइस, ये कैश फ्लो भी पॉजिटिव निकाल ले रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी। दैट इज ग्रेट वाइल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 7 करोड़ के हिसाब से पी और पीबी रेशियो, एंड यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगाई गई है इस कंपनी की दैट इज अराउंड हाउ मच 128 करोड़। तो 7 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 18-19 का पी रेशियो नजर आता है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशियो है 14 का। और अगर इन्होंने जो अपना पी रेशियो लगाया है, जो मतलब इन्होंने जो कमाई दिखाई है 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे लगभग नजर आता है तो लगभग 14-15 के आसपास में। दैट मीन्स कि इन्होंने इस पी रेशियो के मैच करने के लिए इन्होंने जो है इस बार अर्निंग ज्यादा दिखाई है, तो थोड़ा सा गड़बड़ तो ऐसा नजर आ रहा है। राइट, या फिर वैल्यू ज्यादा लगाने की इन्होंने कोशिश कर ली है यहाँ पर। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर ध्यान में रखते हैं हम लोग तो यहाँ पर एक चीज को और ध्यान में देखेंगे, पीवी रेशियो पर एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग एक चीज पे और ध्यान देंगे। प्राइस टू जो पीवी रेशियो है वो है 2 का यहाँ पर, और यहाँ पर जो पीवी रेशियो नजर आ रहा है जो कि नेटवर्थ के हिसाब से हियर इज द नेटवर्थ 25 करोड़, और यहाँ पर पैसे जा रहे हैं कंपनी के पास में 30 करोड़। 25 और 30 खर्चा भी तो निकालना है, खर्चा जो कि आईपीओ लेके आने में जो खर्चा होता है उसको भी तो निकालना है। 25 + 30 तो यहाँ पे लगभग 55 करोड़ का नजर आता है। 55 करोड़ का अगर वो देते हैं तो यहाँ पे 2.3 के आसपास का पीवी रेशियो नजर आता है, जिसको अपना कंपेयर करते हैं तो अगेन महंगा ही है। मतलब इन्होंने वैल्यू अच्छी खासी लगा लिया, बट द पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर इज कि इनका जो जो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इसका अगर हम लोग रेवेन्यू इंक्रीज देखते हैं तो कुछ खास रेवेन्यू इंक्रीज इसका भी नहीं है, कुछ खास रेवेन्यू इंक्रीज उसका भी नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज और चेक करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट ये जो कंपनी निकाल ले पा रही है ओवर द रेवेन्यू, तो 215 करोड़ रुपए के ऊपर में ये 13 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि इसने जो है अगर हम लोग अपने वाला टर्म भी देखें 7 करोड़ की अगर लेके चलें तो ये लगभग 20 से 25% नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है आईपीओ वाली कंपनी। राइट, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो लगभग 20 से 25% जो रेवेन्यू का निकाल ले पा रही है, जबकि ये जो जिसके साथ कंपेयर कर पा रहे हैं ये लगभग 5% के आसपास में निकाल ले पाए, मतलब 5 से 6% के आसपास में निकाल ले पा रही है। सो दैट्स ए ग्रेट नंबर बाय द वे, कि इन ये जो है ज्यादा बचत कर पा रहे हैं, इनका जो है कॉस्टिंग ज्यादा जा रहा है, और वो जो आईपीओ जितनी कह रही है कॉस्टिंग का दैट मीन्स ये वो बचत ज्यादा अच्छे से कर पाता है। बट पॉइंट इज कि जो इतना ज़्यादा नेट मार्जिन बचा पा रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है, उस पे सवाल है। अब छोटी कंपनी है तो सस्टेनेबल लग रहा है, बट जैसे जैसे बड़ी होगी तो वो सस्टेनेबिलिटी वहाँ पर घट सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब ये इतना 215 करोड़ का रेवेन्यू करते हुए भी इसकी जो वैल्यू है 195 करोड़ रुपए ही है, इसकी जो सिर्फ मात्र 33 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो भी इसकी वैल्यू जो है 128 करोड़ रुपए लगाई गई है। तो रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने ऑलरेडी अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा लगा ली है। बट द पॉइंट इज कि इसके पास में एक तो नेटवर्क अच्छी है, क्योंकि इसके पास में जो जितनी प्रॉपर्टीज है वो ओन्ड है।
दूसरी चीज, इसकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो निकाल ले पा रही वो अच्छी निकाल ले पा रही, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। बट अगेन मार्केट अब कितना ज्यादा एक्स्ट्रा इसको वैल्यू देगा कंपेरेटिवली, वो तो देखने वाली बात होगी। बट आज के दिन अगर हम लोग हवा देखते हैं कि हवा किस साइड बन रही है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो या ओवर हियर द हवा इज पॉजिटिव एज ऑफ टुडे, बट इसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं नजर आ रही। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती ही जाती है लास्ट आईपीओ डेट तक, तो फिर हम इसको थोड़ा बहुत वैल्यू दे सकते हैं, राइट। तो मुझे भी कुछ मतलब इन्होंने एट पार वैल्यू लगा ली है वैसे तो। सो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन, बट अगर फ्यूचर में अगर मेरे को ये कंपनी सस्ते में मिलती है तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। बट आज के हिसाब से इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है, कमाई के हिसाब से वैल्यू अच्छी लगा ली है, नेटवर्क के हिसाब से वैल्यू अच्छी लगा ली है, और जो इन्होंने थोड़ी सी शानपत्ती दिखाई है उसके हिसाब से भी थोड़ी सी वैल्यू इनकी घटनी चाहिए। बाकी लेट्स सी, लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग यहाँ पर नजर रख सकते हैं। अगर ये इंक्रीजिंग आज 16% है, अगर ये बढ़ते 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 20 25 30% तक चला जाता है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई वे, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड बाकी कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो से। फाइनली सी यू टुमारो।